नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए उनके टैरिफ ने रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि भारत रूस का सबसे बड़ा या दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ ने रूस की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। ट्रंप ने रूस की आर्थिक परेशानियों को मौजूदा युद्ध से जोड़ा और कहा कि अमेरिका ने जिन देशों पर रूस से तेल खरीदने के लिए 50% टैक्स लगाया है उसका बड़ा असर पड़ा है। भारत की तरफ इशारा करते हुए ट्रंप ने कहा उनकी यानी रूस की अर्थव्यवस्था अभी अच्छी हालत में नहीं है क्योंकि इसे बुरी तरह से झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को चीन के साथ व्यापार समझौते को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इससे कम एक बार फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच फिलहाल टकराव टल गया है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि उन्होंने विस्तार के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अन्य सभी तत्व समान रहेंगे। पिछली समय सीमा मंगलवार रात 12 बजे समाप्त होने वाली थी। बता दें, ट्रंप चीन के सामने तो झुक जा रहे हैं लेकिन भारत पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं वो अलग से। सोमवार को संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों के साथ हुई बैठक में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं में कुछ रेड लाइंस यानी सीमाएं हैं जिन्हें किसी भी हालत में पार नहीं किया जा सकता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति को जानकारी दी। ये ब्रीफिंग ऐसे समय हुई जब अगली दौर की वार्ता जो कि 25 अगस्त से नई दिल्ली में शुरू होने वाली है उसको लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने मंगलवार को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के हाल ही में दिए गए परमाणु धमकी वाले बयान की कड़ी निंदा की है। आसिम मुनीर ने यह बयान अमेरिका के दौरे पर दिया था। रूबिन ने कहा कि उनका यह बयान 9/11 हमले के मास्टरमाइंड और आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की भाषा जैसा लगता है। न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में माइकल रूबिन ने कहा अमेरिकी जमीन पर पाकिस्तान की धमकियां पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की धमकियां इस बात पर गंभीर सवाल उठाती हैं कि क्या पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश होने की जिम्मेदारी निभा सकता है या फिर अब समय आ गया है कि इस देश का अंत हो। माइकल रूबिन ने आगे कहा सेना प्रमुखों की भाषा हमें वही याद दिलाती है जो हमने ओसामा बिन लादेन से सुना था। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर सूट पहने ओसामा बिन लादेन है। बता दें, आसिम मुनीर ने भारत को धमकी देते हुए कहा था कि हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम खत्म होने वाले हैं तो हम आधी दुनिया को भी अपने साथ खत्म कर देंगे। कड़े राजनयिक कदम की मांग करते हुए माइकल रूबिन ने कहा कि आसिम मुनीर को अमेरिका में पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर देना चाहिए। इसका मतलब है किसी व्यक्ति को किसी देश में बिल्कुल भी स्वागत योग्य नहीं माना जाता और उसे वहां आने पर रोक लगा दी जाती है। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को कभी भी अमेरिकी वीजा नहीं मिलना चाहिए। यही नियम किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी पर लागू होना चाहिए जब तक पाकिस्तान अपने इस बयान के लिए सफाई नहीं देता और माफी नहीं मांगता। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की ताज़ा परमाणु धमकी के एक दिन बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को एक और युद्ध की धमकी दी। उन्होंने ये धमकी उस स्थिति में दी अगर भारत सिंधु जल संधि में बदलाव करता है। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि पाकिस्तान से सिंधु नदी का पानी मोड़ना देश के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता, खासकर सिंध की, इस पर हमला है। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान के लोग इतनी ताकत रखते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो वो मोदी का सामना कर सकें। उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक और युद्ध हुआ तो उसका नतीजा ये हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी सभी 6 नदियों पर फिर से कब्जा कर ले। सुप्रीम कोर्ट आज बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मसले पर दायर याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई करेगा। जानकारी के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बता दें, बिहार में एसआईआर मामले को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। जानकारी के अनुसार ईसी ने दाखिल हलफनामे में कहा था कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर और तर्कपूर्ण आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। सभी योग्य वोटर्स का नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
राज्य में चल रहे एसआईआर के दौरान गलत तरीके से नाम हटाए जाने को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें, चुनाव आयोग ने एडीआर द्वारा दायर उस अर्जी का विरोध किया था जिसमें बाहर रखे गए व्यक्तियों की सूची प्रकाशित करने और उनके नाम न जोड़ने के कारण बताने की मांग की गई थी। आज का दिन महत्वपूर्ण है, सुनवाई है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि एनडीए के सांसद विपक्ष के पास आकर चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। साकेत गोखले ने बताया कि बिना किसी का नाम लिए ये बताना जरूरी है कि एनडीए की कई पार्टियों के सांसद निजी तौर पर विपक्ष के पास आकर हमें धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि हमने चुनाव आयोग के एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को उठाया। साकेत गोखले ने कहा है कि उनका डर क्या है, उन्हें लगता है कि बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके उनकी पार्टियों को भी तोड़ देगी, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था। इस समय बीजेपी ही अकेली पार्टी है जो चुनाव आयोग का बचाव कर रही है। इससे साफ दिखता है ये तथाकथित स्वतंत्र संवैधानिक संस्था असल में किसके लिए काम कर रही है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए एक विरोध मार्च के दौरान लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को तथ्यों के आधार पर गलत बताया। चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन द्वारा लगाए गए आरोपों पर एक फैक्ट चेक जारी किया। आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर पारदर्शिता के अपने दावों के समर्थन में कई दस्तावेजों की सूची साझा की। इन सबूतों में आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई जैसी पार्टियों के प्रतिनिधियों के वीडियो बयान भी शामिल थे। चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी कि उसने बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले उसी दिन और उसके बाद भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठकें की। आयोग का कहना है कि वो मैदान स्तर पर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी ने कहा, ये लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है। अब ये देश की आत्मा की लड़ाई है, ये संवैधानिक लड़ाई है। एक आदमी एक वोट संविधान का आधार है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर कहा कि हमने कर्नाटक में साफ दिखाया है, यहाँ एक आदमी एक वोट नहीं है, यहाँ एक आदमी का बहुत जगहों पर वोट चल रहा है। पूरा विपक्ष ये लड़ाई लड़ रहा है और युवाओं को ये बात समझ में आ गई है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, चुनाव आयोग भ्रमित कर रहा है, उनका ही डेटा है और हमने उसे ही दिखाया है। ये सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं हुआ है, ये देश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों में हुआ है। चुनाव आयोग जानता है जो डेटा वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं वो फटेगा। कई पशु अधिकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों के मामले में दिए गए फैसले पर चिंता जताई है। इन संगठनों का कहना है कि कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर में भेजने की प्रक्रिया अव्यावहारिक और अवैज्ञानिक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने कहा कि दिल्ली सरकार को लाखों सामुदायिक कुत्तों को रखने के लिए करीब 2000 केंद्र ढूंढने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, यह फैसला गुस्से में लिया हुआ लगता है और इसमें तार्किक सोच की कमी है। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा इंडिया ने भी कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर डॉग शेल्टर बनाना संभव नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच वार्ता ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिनों बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में खास मुलाकात होने वाली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.